इसको बंद कर देना भाई तेजस। ओके, सो वी हैव सीन बेसिकली आपका देखो आपका जो फ्रिंज विड्थ होता है, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स और टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी। ये कैपिटल डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन्स, और ये है आपका स्लिट विड्थ विच इज बेसिकली स्मॉल डी, ठीक है। ओके, लेट बीटा बी द बैंडविड्थ, देन बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डैश डैश। देखो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, मतलब दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स में या दो सक्सेसिव डार्क बैंड्स में जो बैंडविड्थ होता है उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ, ठीक है। सो दिस बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। चाहे आप ब्राइट बैंड्स ले लो, ठीक है, इफ यू टेक ब्राइट बैंड्स और इफ यू कंसिडर डार्क बैंड्स, ठीक है, बोथ विल हैव अ डिफरेंस ऑफ लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। दस इन जनरल फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो लैम्डा डी बाई डी। In general, the fringe width will be equal to lambda d by d. दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स में या दो सक्सेसिव डार्क बैंड्स में जो विड्थ होगा that will be a value of lambda d by d. Lambda is basically the wavelength, ठीक है, और d by d हो गया ये आपका, ठीक है। ओके, distance between two successive bright bands or dark bands is called as phase difference, interface, path difference, bandwidth. So this will be called the bandwidth, ठीक है। दो सक्सेसिव बैंड्स के बीच में, दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स के बीच में या दो सक्सेसिव डार्क बैंड्स के बीच में जो विड्थ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज बैंडविड्थ, ठीक है। ओके, इफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सब जगह आपको YDSE मिलेगा, ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज्ड इन YDSE इज इंक्रीज्ड, the bandwidth increases, decreases, remains the same. तो आपका बैंडविड्थ कितना है भाई साहब, बैंडविड्थ इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, है ना भाई साहब, लैम्डा डी अपॉन डी। तो आप बताओ भाई साहब, अगर हम वेवलेंथ को बढ़ाएं तो आपका फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज। सो व्हाट विल हैपन, इट विल, द बैंडविड्थ विल इंक्रीज, ठीक है, इट विल इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर अ स्टडी स्टेट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस और स्लिट्स शुड बी स्टेडी स्टेट। देखो इंटरफेरेंस बैंडविड्थ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लैम्डा डी बाई डी। स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई साहब, अगर आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है ना, ये डार्क बैंड हो गया, ठीक है, ये डार्क बैंड हो गया, ये ब्राइट बैंड हो गया, ये ब्राइट बैंड हो गया, ये आपका डार्क बैंड हो गया, इस तरह से अगर आपको दिख रहा है ना प्रॉपर्ली, इसका मतलब ये फैक्टर आपका सही है। ये फैक्टर आपका तभी सही रहेगा जब ये बहुत स्मॉल हो। This should be as small as possible and this should be as large as possible, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भाई साहब बहुत दूर कर दो, ठीक है, but the distance between the screens should be higher and the distance between the slits should be less. Slit width आपका as low as possible होना चाहिए, तभी जाकर आपका bandwidth properly आएगा, है ना भाई साहब, bandwidth properly आएगा। Okay, so very small, so the source or slits should be very small, that is this D should be very small as possible. Clear है? Are we clear? Okay. Conditions for a steady interference pattern. Conditions for a steady interference pattern मतलब जो आपका फिक्स्ड रहे भाई साहब, चेंज ना होते रहे, ठीक है। So for a steady interference pattern के लिए क्या क्या कंडीशंस हो जाएंगी। पहला कंडीशन देखिए, the two sources of light must be coherent. Coherent मतलब बताइए फटाफट, coherent source मतलब सेम वेवलेंथ, सॉरी सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आपका फेज डिफरेंस भाई साहब वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, शुड बी हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। These are called coherent sources of light, and two different sources of light can never be coherent, ठीक है। It has to be created from the same source of light. Same source of light से ही आप दो coherent sources create कर सकते हो by having a slit, ठीक है। Okay. So the sources of light which emit waves having the same frequency, a constant phase difference at all times are known as coherent sources. Same frequency और constant phase difference मतलब आपका अगर phase difference भाई साहब नहीं है तो नहीं सही, ठीक है। अगर कोई phase difference नहीं है well and good, अगर phase difference है तो आपका भाई साहब एक constant phase difference रहना चाहिए। क्लियर है? Are we clear on this one? That is what we make up with coherent sources. अगर आप कोहेरेंट सोर्सेज नहीं ले रहे होंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ऐसे होता रहेगा, ठीक है, दिवाली लाइटिंग की तरह होता रहेगा।
यू विल नॉट गेट अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, और डिस्टिंग्विशिंग भी नहीं होगा। मतलब आपको डार्क और यहाँ पे ब्राइट फेज में जैसे पूरा पूरा डिफरेंस दिख रहा है, वहां वैसा नहीं दिखेगा, ओवरलैपिंग फेजेस दिखेंगे। ठीक है, मतलब कहीं पे थोड़ा सा डार्क हो गया, कहीं पे थोड़ा सा ब्राइट हो गया, ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपरली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर एट अ स्टडी फेस। ठीक है, तो इसके लिए पहली जरूरत हमारी क्या है भाई साहब? कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेस से क्रिएट नहीं हो सकती। कोहेरेंट सोर्स कैन ओनली बी क्रिएटेड फ्रॉम वन सोर्स। ठीक है, अगर हम वन सोर्स से क्रिएट कर रहे हैं तो आपके ये दो स्लिट्स क्रिएट करेंगे और इसमें से भाई साहब कोहेरेंट सोर्सेस निकलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके, तो पहला कंडीशन भाई साहब आपका क्या हो गया? फॉर अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न देयर शुड बी अ कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, सच सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल ओरिजिनल सोर्स। सिंगल ओरिजिनल सोर्स से ही डिराइव होते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड भाई साहब आपका क्या हो गया? द सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या हो जाएगा? एक सिंगल वेवलेंथ के। क्योंकि अच्छा, एक सिंगल वेवलेंथ के क्यों होने चाहिए बताइए? आराम से बता सकते हैं भाई साहब आप, क्विक। एक सिंगल वेवलेंथ के क्यों होने चाहिए? मोनोक्रोमैटिक मीन सिंगल वेवलेंथ ना भाई साहब, एक सिंगल वेवलेंथ का। अगर एक सिंगल वेवलेंथ का नहीं होगा, अरे भाई साहब अभी आपने फ्रिंज विड्थ देखा ना, काफी है ये, एक फॉर्मूले से काफी चीजें आप डिराइव कर सकते हैं। डी लैम्डा बाई डी। लाइट के भाई साहब वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, सबका वेवलेंथ अलग अलग, तो आपका सबका फ्रिंज विड्थ अलग अलग, सबका डार्क बैंड अलग अलग, सबका ब्राइट बैंड अलग अलग, तो ये भाई साहब क्रिस क्रॉस होता रहेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आपने पूरा लाइट व्हाइट लाइट यूज किया है मतलब मोनोक्रोमैटिक नहीं होगा। व्हाइट लाइट अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो उसमें भाई साहब डिफरेंट कलर्स के लिए अलग अलग वेवलेंथ्स होंगे और इन अलग अलग वेवलेंथ्स का अलग अलग फ्रिंज विड्थ होगा। अगर ये अलग अलग फ्रिंज विड्थ होगा भाई साहब तो होगा क्या? देयर विल बी अ कंफ्यूजिंग पैटर्न डेवलपिंग। भाई साहब वायलेट का अलग से डार्क बैंड ऑफ व्हाइट बैंड क्रिएट हो रहा है, रेड का अलग से डार्क बैंड ऑफ व्हाइट बैंड क्रिएट हो रहा है। सो एक ही स्क्रीन पे आपको काफी सारे पैटर्न्स मतलब पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए आप एक मोनोक्रोमैटिक मतलब एक सिंगल वेवलेंथ का भाई साहब लाइट यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूजिंग द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। If dichromatic light is used, what will happen? Dichromatic light आपका समझ लो ये रेड लाइट वेव हो गया, ठीक है, और आपका भाई साहब ये ब्लू लाइट वेव, इनके वेवलेंथ्स अलग अलग, इनके फ्रीक्वेंसीज अलग अलग। ठीक है, तो आपस में ही भाई साहब ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, आपस में ही ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे क्योंकि इनकी वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज मिसमैच हो रही हैं। वेवलेंथ पलटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी पलटेगा। ठीक है, ओके। सो ब्लू लाइट वेव हो गया भाई साहब। इफ डाइक्रोमैटिक लाइट इज यूज्ड तो आपका भाई साहब क्या हो रहा है? एक स्लिट से ही देखो आपका ये आपका रेड का हो रहा है, देखो, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न ये रेड वाले का है। ठीक है, तो जो डॉटेड है वो बेसिकली हो गया आपका ट्रफ और जो सिंगल लाइन में है वो आपका हो गया क्रेस्ट। अभी ब्लू का देखो अलग वेवलेंथ है भाई साहब, तो उसका अलग क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ये पूरा कंफ्यूजन दे देगा आपको। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक इफ द सोर्सेज emit light waves of more than one wavelength, that at one point there may be constructive interference due to light of one wavelength and destructive interference due to light of another wavelength। तो ऐसा भी हो, देखो अगर आप मोनोक्रोमैटिक यूज कर रहे हैं तो जहां पे आपका क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच कर रहा है वो ऐसा चलता जाएगा भाई साहब, ट्रफ और ट्रफ मैच कर रहा है या ऐसा ट्रफ और ट्रफ मैच करता रहेगा या क्रेस्ट और क्रेस्ट, तो आप भाई साहब इस पॉइंट को पकड़ के चलते जाएंगे तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा, है ना। अगर आपका यहाँ पे क्रेस्ट है और यहाँ पे भाई साहब ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी क्रेस्ट और ऐसा ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या बनाएगा? डार्क फ्रिंज बनाएगा। ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक में हो रहा है। डाइक्रोमैटिक में या पॉलीक्रोमैटिक में क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका समझ लो रेड का आया ये ब्राइट, ठीक है, और ब्लू का आया भाई साहब ये डार्क। ठीक है, आगे वाले में भाई साहब आ गया ग्रीन का डार्क, ग्रीन का क्रेस्ट आ गया और रेड का, तो आपका देखो ये डार्क और ये ब्राइट, ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो इतने सारे लाइट्स जो जल रहे हैं आपको यहाँ पे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं। देखो डार्क स्पॉट्स मतलब डार्क स्पॉट्स प्रीडोमिनेटली नहीं दिखेंगे लेकिन थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा रहेगा, जितना आपका उजाला होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब दीज आर व्हाट बेसिकली डार्क बैंड्स ही हैं, लेकिन ये परफेक्ट डार्क बैंड्स नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपका भाई साहब लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज कलर्स, तो इसीलिए आपको परफेक्ट पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर आप मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करेंगे यू विल गेट परफेक्ट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब वो एरिया पूरा डार्क हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा, एज इफ देयर इज नो लाइट विच इज रीचिंग देयर। लेकिन ऐसा है नहीं, लाइट वेव्स वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस फेज में पहुंच रहे हैं उससे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और उस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह
आपको लग रहा है कि वो भाई साहब कोई आपका कलर वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है। चले, आपको यहां पे भी देखो ये जो शैडो एरिया दिख रहा है ना, ये इसीलिए दिख रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। जहां पे भी आपके एक से ज्यादा दो सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, इंटरफेरेंस होना ही होना है। एक सोर्स ऑफ लाइट से भी इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस का, लेकिन आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है, पैटर्न नहीं दिखेगा। इसलिए पीपल हु आर इनटू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट लाइटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कहां पे फेस में या जिसकी भी वो फोटो लेने जा रहे हैं कहां पे शेड आना चाहिए, कहां पे नहीं, दे हैव टू मेक ह्यूज अरेंजमेंट्स फॉर दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो इसीलिए मोनोक्रोमैटिक होना सोर्स ऑफ लाइट का बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वी शुड हैव फॉर अ स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न? कोहेरेंट सोर्सेस, व्हिच मींस सेम फ्रीक्वेंसी and constant phase difference. The other one is that they should be using a monochromatic source of light. Only a monochromatic source of light can be used. डाइक्रोमैटिक या पॉलीक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट आप यूज नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूज इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा आपको। क्लियर हम है कि नहीं भाई साहब? ओके। Also the number of bright and dark bands will increase, hence the pattern will be complex and colorful. तो ब्राइट एंड डार्क बैंड की जगह भाई साहब दिवाली लाइटिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। थर्ड भाई साहब आपका क्या है? द टू लाइट सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट, दैट इज दे मस्ट एमिट लाइट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। आई देखा, ठीक है। द टू लाइट सोर्सेस मस्ट बी इक्वली ब्राइट, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब इक्वली ब्राइट? मतलब ये कैसे कर सकते हैं भाई साहब? एक लाइट सोर्स से ही आ रहा ना वो, तो ये कैसे इक्वली ब्राइट कैसे कर सकते हैं? साथ में तो चालू होंगे ना भाई साहब, इसको चालू करेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों एक साथ चालू होंगे, तो दे शुड बी इक्वली ब्राइट। हाउ कैन दिस बी मेड पॉसिबल? हाँ, क्या ये दोनों लाइट सोर्सेस हैं? आर दीज टू लाइट सोर्सेस, या ये लाइट सोर्स है? अरे भाई साहब यहां से लाइट सोर्स है, ठीक है, ये तो आपके स्लिट विड्स है ना, यहां पे आपने एक कार्डबोर्ड लिया है, उसमें से स्लिट्स किए हुए हैं, ठीक है, उसमें से होल्स हैं which are basically behaving as sources of light. However, are they sources of light? They are not sources of light, ठीक है। This is the source of light, और यहां से ये दो सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब the two light sources must be equally bright, equally bright होने चाहिए, that is they must emit light of equal amplitude and intensity। तो क्या करेंगे? हाँ, मतलब तुमको सोर्स ऑफ लाइट को इनके बीच में रखना है, राइट। चलो, और दूसरा क्या? बस इतना ही हो जाएगा? व्हाट एल्स? अरे भाई साहब अगर मैंने एक स्लिट इतना बड़ा रखा है और एक स्लिट इतना टिन्नू सा रखा है, विल इट बी परफेक्ट मैच? नहीं। तो आपका जो स्लिट विड्थ या स्लिट जो डायमीटर होगा या रेडियस होगा, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है, ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट उसमें से पास करे। भाई साहब इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट पास करेगी तो इंटेंसिटी वैसी रहेगी ना। या दिस इज करेक्ट कि आप भाई साहब सोर्स ऑफ लाइट को इनके बीच में रखेंगे, ठीक है। यू विल नॉट प्लेस इट हियर और यू विल नॉट प्लेस इट हियर, ऑब्वियसली द सोर्स ऑफ लाइट हैज टू बी प्लेस्ड। और आपका देखो जो कैलकुलेशन आपने किया है अभी तक लैम्डा डी बाई डी, उसको यही मान के तो किया है कि सोर्स ऑफ लाइट इन बिटवीन द टू स्लिट्स है ना, डी बाई टू हमने किया था, ठीक है। ओके, ये तो है ही है, लेकिन साथ ही आपके जो स्लिट विड्थ्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। द स्लिट विड्थ्स शुड बी इक्वल इन साइज, इक्वल डायमीटर, इक्वल रेडियस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। क्लियर है? क्लियर। ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2 होता है, देखो, ठीक है। और इफ A1 इज इक्वल टू 4 एंड A2 इज इक्वल टू 1, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा भाई साहब? 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होती है। मतलब समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपका एक का एम्पलीट्यूड है 4 और दूसरे का एम्पलीट्यूड है 1, मतलब अगर भाई साहब इक्वल एम्पलीट्यूड नहीं है, तो मैथमेटिकली देख रहे हैं हम इसको, ठीक है। लाइट वेव्स ऐसे जनरेट कर रहे हो आप कि इन दोनों का इक्वल एम्पलीट्यूड नहीं है। आपने देखा भाई साहब जब लाइट का सुपरपोजिशन होता है तो आपका A का वैल्यू क्या होता है? A1 प्लस A2 मैक्सिमम एंड A1 माइनस A2 मिनिमम के लिए। अगर A1 माइनस A2 है तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, मतलब आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या हो गया? 3। इंटेंसिटी क्या होती है भाई साहब? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के हिसाब से होती है। तो मतलब क्या यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई साहब, है ना, एम्पलीट्यूड 0 नहीं हो पाएगा यहाँ पे। मतलब क्या आपको डार्क बैंड मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यू विल बी गेटिंग अ रिजल्टेंट, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे आपको जो भी डार्क
एरियाज मिलते हैं, बहुत सारे लाइट के नीचे भी आपको डार्क एरिया मिलेगा। ये जो डार्क एरिया आपको मिलता है ये परफेक्टली डार्क नहीं हो पाता है, परफेक्टली डार्क नहीं हो पाता है इसलिए नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि आपका भाई साहब एक का एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक है। सो A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 1, एम्पलीट्यूड मिनिमम कितना हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम इज इक्वल टू A स्क्वायर मिनिमम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 0 नहीं हो पाएगा, तो डार्क बैंड नहीं मिल पाएगा। क्लियर है, आर बी क्लियर? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इक्वल एम्पलीट्यूड का हो, इक्वल एम्पलीट्यूड होगा तो ही आपको भाई साहब डार्क बैंड मिल पाएगा। ब्राइट बैंड का तो छोड़ दीजिए, ब्राइट बैंड तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, A1 + A2 होता है, तो ब्राइट बैंड एनीवेज यू विल गेट, ठीक है। बट डार्क बैंड की भाई साहब आपका कंडीशन क्या है कि एक दूसरे को कैंसिल करे, और इसलिए इक्वल एम्पलीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा भाई साहब, कोहेरेंट सोर्सेस। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा भाई साहब, हाँ, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। और तीसरा कंडीशन आपका इक्वल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के, ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये भाई साहब इक्वल एम्पलीट्यूड के हों और इक्वल आपका भाई साहब क्या हो, इंटेंसिटी हो, बोथ शुड बी हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। क्लियरम, ओके। इफ A1 इज इक्वल टू 4 A2, तो आपका A1 मिनिमम ये हो जाएगा भाई साहब, दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क बैंड। इसमें डार्क बैंड कंडीशन देखो, यहां पे आपका इक्वल एम्पलीट्यूड है तो आपका देखो बराबर डार्क बैंड क्रिएट होगा, यहाँ पे बराबर डार्क बैंड क्रिएट, यहाँ पे इक्वल एम्पलीट्यूड नहीं है, डार्क बैंड क्रिएट नहीं होगा भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। सो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर डार्क बैंड्स यू शुड हैव इक्वल एम्पलीट्यूड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बताइए फटाफट, कोहेरेंट सोर्सेस, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, ठीक है, क्लियर। द टू लाइट सोर्सेस मस्ट बी नैरो, ठीक है। अच्छा, ये मस्ट बी नैरो क्यों हो जाएगा, वाई जल्दी फटाफट बताना, एकदम लॉजिकल सा सवाल है। टुन्नू सा भाई साहब स्लिट होना चाहिए। अगर आपने बहुत बड़ा सोर्स, मतलब इतना बड़ा एक स्लिट ले लिया, तो इसमें इतने सारे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे सबके सब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट हो जाएंगे। हर एक से भाई साहब ऐसा वेव रहेगा और हर एक से फिर इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। सो इट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल, ठीक है। द टू लाइट सोर्सेज मस्ट बी नैरो सो दैट दे आर नॉट अकोमोडेटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट। देखो होगा, सोर्सेज तो होगा, छोटे से उसमें भी इनफाइनाइट सोर्सेज तो रहेंगे, लेकिन हमको सोर्सेज को मिनिमाइज करना है, ठीक है। दे विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्सेज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, अगर हमने बहुत बड़ा स्लिट विड्थ ले लिया तो ये सारे पॉइंट्स आपके भाई साहब सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए, ये सारे आपके वेव सोर्सेज हो जाएंगे। ऑल दीज पॉइंट्स विल सर्व एज द जनरेशन ऑफ न्यू वेवलेट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे मतलब कैसा हो रहा है, देखो मेरा हम लोग का यहाँ पे पर्पस क्या है कि यहां से एक सोर्स और भाई साहब यहां से एक सोर्स, इनका इंटरफेरेंस हो रहा है ना, क्लियर है, यही पर्पस है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव, लेकिन इंटरफेरेंस इन दोनों सेकेंडरी सोर्सेस का हो रहा है। लेकिन अगर हमने बहुत बड़ा होल ले लिया तो यहां पे ये सारे जो होंगे वो सबके सब सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे। मतलब अभी क्या होगा, इनमें ही इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा, इनमें ही इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा। Are you understanding? The purpose of YDSE is to create interference patterns among the two slits. But if you take two wider slits or basically the holes of a much bigger size, then what will happen? They will create multiple sources. And when multiple sources of secondary wavelets are created, this will generate interference patterns amongst the slits themselves. उसी स्लिट में भाई साहब इंटरफेरेंस पैटर्न चालू हो जाएगा। तो इसके साथ आगे वाले का तो और भी होगा, तो इससे कंफ्यूज पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है। इट विल बेसिकली रिजल्ट इन कंफ्यूजिंग पैटर्न। सो टू लाइट सोर्सेस मस्ट बी नैरो, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दिस विल डेवलप अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ इन दोनों में ही इंटरफेरेंस हो। क्या ये वाकई में पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो भाई साहब यहाँ पे होगा, आप जितना भी नैरो होल ले लो थोड़ा बहुत तो आपका होगा ही होगा, लेकिन उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। अगर हमने उसको मिनिमाइज नहीं किया तो यहाँ का इंटरफेरेंस होने लगेगा, फिर इन दोनों का इंटरफेरेंस, तो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपको भाई साहब आगे वाले स्क्रीन में दिखाई देगा। So this will basically deviate you from the purpose of the experiment. So interference takes place at the slits, due to which the pattern later becomes very complex. So ये pattern भाई साहब बहुत complex हो जाएगा. This pattern will become very complex. Clear है भाई साहब, ठीक है? तो again, what is it? पहला क्या है भाई साहब आपका? Coherent sources, monochromatic source of light. थर्ड आपका इक्वल एम्पलीट्यूड और इक्वल इंटेंसिटी, और फोर्थ आपका हो गया भाई साहब द स्लिट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल, ठीक है। स्लिट शुड बी एज नैरो एज पॉसिबल। क्लियर भाई साहब, ओके। द टू सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर,
ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दूर रहे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा दूर रहे तो, अगर यहाँ पे देखो ये दो सोर्सेस बहुत क्लोज हैं, S1 S2, ये दो सोर्सेस बहुत दूर हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे तो टू सोर्सेज शुड बी एट क्लोज टू ईच अदर, आपके डिस्टिंक्ट पैटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए आपके सोर्सेज शुड बी एज क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। देखो लाइट के सोर्स से आप जितना दूर जाते रहते हो लाइट वीक होने लगता है, ठीक है। तो भाई साहब इससे आप जितना दूर जाओगे ये जो वेवलेट्स होंगे इनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट डिक्रीज होती जाएगी। सो इस ओवरलैपिंग से जो आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा वो आपको कंफ्यूज पैटर्न मिलेगा। यहां पे जो इंटरफेरेंस का पैटर्न मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी अच्छी है, तो यहां पे जो डार्क और ब्राइट बैंड्स आपको मिलेंगे वो आपको प्रिसाइज मिलेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यहां पे मरे हुए इंटेंसिटी वेव्स होंगे भाई साहब, मरे हुए वेव्स में से भाई साहब जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको भाई साहब उतना डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दे सकता। यहाँ पे आपको भाई साहब पूरा पूरा ताजा है, यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न भी बहुत डिस्टिंक्टिवली मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। सो अगेन रिकॉल फटाफट भाई साहब, क्या कोहेरेंट सोर्सेज, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इक्वल एंड नैरो स्लिट्स, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट पीपल, they should be as close as possible, the slit width should be as less as possible, ठीक है। okay the two sources should be sufficiently large distance from the screen, ये वाला जो डिस्टेंस है भाई साहब ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी, ये जो स्लिट सोर्स है और स्क्रीन है इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट शुड बी सफिशिएंट एनफ, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। द टू सोर्सेस शुड बी सफिशिएंटली लार्ज फ्रॉम द स्क्रीन। Okay, the distance between two consecutive bright or consecutive dark fringes is known as the fringe width beta, और ये हमने देखा भाई साहब, ठीक है। अगर समझ लो टू कंसेक्यूटिव yn+1 माइनस yn ले लो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू d लैम्डा बाई d। अभी ये भाई साहब ब्राइट और टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस भी हो सकते हैं और टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस भी हो सकते हैं, दोनों का फ्रिंज विड्थ हमने क्या देखा, d लैम्डा बाई d है, ठीक है। दोनों का फ्रिंज विड्थ हमने क्या देखा भाई साहब, d लैम्डा बाई, तो amplitude is proportional to W, where W is basically the width of the slit. Okay, so people, amplitude will be directly proportional to the square root of W, where W is the width of the slit. यहाँ पे भाई साहब किसका है, width of the slit पे ये directly proportional amplitude, ठीक है। Okay, so angular fringe width, अभी हम angular fringe width की बात कर रहे हैं। The ratio of fringe width to the source screen distance is defined as the angular fringe width, ठीक है। आपका ये हो गया fringe width और सोर्स और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है that is d, दिस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्लियर, सिंपल भाई साहब आपका। ओके चलिए देखते हैं भाई साहब, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी बीटा बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी बीटा बाई डी, ठीक है। अभी ये बीटा मतलब क्या हो गया आपका फ्रिंज विड्थ, बीटा फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी होता है, ठीक है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा भाई साहब, बीटा बाई डिस्टेंस, तो बीटा बाई डिस्टेंस मतलब डी लैम्डा बाई डी अपॉन डी, तो ये हो गया आपका लैम्डा बाई डी, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सिंपल समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी नोन एज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इट हैज गॉट नो यूनिट, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका this lambda is also measured in meters and obviously distance d is also measured in meters, so obviously it will have no unit, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ, बीटा डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बाय द देखो आपका जो बीटा फ्रिंज विड्थ है वो चाहे डार्क बैंड का हो चाहे ब्राइट बैंड का हो, दिस विल बी इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी है वैसा, है ना। बीटा डिपेंड्स, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, सो बीटा डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बीटा भाई साहब वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, जितना आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे उतना भाई साहब फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। बीटा डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। जो कोहेरेंट सोर्सेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है ये जितना बढ़ाएंगे बीटा भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको जितना बढ़ाएंगे बीटा आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको जितना कम करेंगे बीटा उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। बीटा डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब S1 और S2। स्लिट विड्थ जो है, ठीक है, इसको हम स्लिट विड्थ भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन आल्सो बी नोन एज द स्लिट विड्थ, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द स्लिट विड्थ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। बीटा डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स, दैट इज बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। इतना मत सोच भाई साहब, फट जाएगा दिमाग, ठीक है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है।
Okay, if I minimum is equal to 0, I minimum is equal to 0, then V is equal to, it is a fringe width visibility will be maximum. भाई साहब आपका I minimum मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी आपकी क्या हो गई है, 0, ठीक है. देन V is equal to 1. In this state the fringe width will be maximum, that is best. If I max is equal to 0, then V is equal to -1. We will see what is this V, ठीक है. When the half with the half of visibility knowledge, ये क्या हो गया भाई साहब, ओके इसको पहले क्यों डाल दिया भाई साहब. फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है, ये जो फ्रिंज विजिबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं भाई साहब बी. फ्रिंज विजिबिलिटी दैट इज नोन एज बी, ठीक है. ओके, अभी ये विजिबिलिटी क्या होती है भाई साहब, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू 2I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम. I1 मतलब देखो I1 हो गया एक स्लिट का इंटेंसिटी और I2 हो गया भाई साहब दूसरे स्लिट का इंटेंसिटी, ठीक है. क्लियर है. आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, इसका ये डेरिवेशन कर सकते हैं. देयर विल बी 2 अंडर रूट I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2. हाउ कैन वी डिराइव दिस पीपल, जल्दी जल्दी जल्दी. देखो भाई साहब आई किसके पर, ओके सो आपका भाई साहब आई किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब, ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है. तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, I1 को हम लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर, KA1 का स्क्वायर लिख दिया हमने. I2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, KA2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है. ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, I1 प्लस I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2, है ना भाई साहब, ठीक है. दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन टू यू. अरे भाई साहब, ओ भाई साहब यहाँ पे देखो I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच, ठीक है. I मैक्स माइनस I मिनिमम की वैल्यू 0, देन V की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, I मिनिमम की वैल्यू अगर 0 हो गई तो V की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1, क्योंकि I मैक्स अपॉन I मैक्स 1 हो जाएगा, ठीक है. अगर I मैक्स की वैल्यू हो गई 0 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस अपॉन माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -1. अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं, ये 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 कैसे आया. I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट I1 प्लस I2 I1 प्लस I2, ठीक है. ओके चलिए भाई साहब देखते हैं बस सब. ओके ओके, तो बताओ मुझे I मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी. देखो दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 एक का एम्पलीट्यूड A2. तो भाई साहब इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा भाई साहब KA1 का स्क्वायर, इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब KA2 का स्क्वायर, ठीक है. क्लियर है. ओके, अभी I1 I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम, ठीक है. क्लियर है. I मैक्स कब हो जाएगा, I मैक्स कब हो जाएगा भाई साहब, जब यहाँ पे I1 प्लस I2 हो, है ना. I मैक्स विल बी व्हाट, जहां पे आपका हो रहा है I1 प्लस I2, ठीक है. और I मिनिमम कब हो जाएगा, I मिनिमम जब I1 माइनस I2 वाला क्रिएट हो रहा, ठीक है. क्लियर है. ओके, तो आपका भाई साहब बताओ I मैक्स माइनस I मिनिमम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, KA1 का स्क्वायर माइनस KA2 का स्क्वायर. क्लियर है. ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है. नीचे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है भाई साहब, I मैक्स प्लस, तो यहाँ पे हो गया आपका I मैक्स दैट इज KA1 प्लस KA2, ठीक है, माइनस KA1, ठीक है, माइनस KA2 का स्क्वायर. अरे यार तो सब गड़बड़ हो जाएगा, I मिनिमम कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है. दिस विल बी माइनस प्लस, है ना. I मिनिमम मतलब कितना हो जाएगा, KA1 का स्क्वायर माइनस KA2 का स्क्वायर. इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये माइनस KA1 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो गया प्लस KA2 का स्क्वायर, ठीक है. क्लियर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. और यहाँ पे कितना हो जाएगा, I मैक्स प्लस I मिनिमम, दैट इज I मैक्स मतलब हो गया भाई साहब KA1 का स्क्वायर प्लस KA2 का स्क्वायर प्लस KA1 का स्क्वायर माइनस KA2 का स्क्वायर, ठीक है. तो ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, और यहाँ पर A1 और ये वाला भाई साहब हो गया कैंसिल. ऊपर K और K भी आपका भाई साहब कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी हाउ मच, 2KA1 का स्क्वायर अपॉन 2KA2 का स्क्वायर. ये 2K और 2K भी कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है. सो दिस विल बी A ऊपर कितना आ रहा है भाई साहब, A1 गया, A2 आया भाई साहब, और यहाँ पे
गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। आई मैक्स टू 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 टू, गड़बड़ हम कर रहे हैं। आई मैक्स विल बी इक्वल टू के ए वन हाँ भाई साहब, यहां पे देखो जब एम्पलीट्यूड्स मैच होती हैं वेव्स की तो ये आई मैक्स होगा के ए वन प्लस ए टू, इनका भाई साहब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, और आई मिनिमम होगा के ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर माइनस के ए वन माइनस ए टू का भाई साहब होल स्क्वायर अपॉन अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर प्लस के ए वन माइनस ए टू का भाई साहब होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो अभी आप देखो भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी, अभी के को अगर हमने कॉमन, के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सोच ही रहा है भाई साहब, अब तो निकल जा फेस से। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे के और के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू, ठीक है, माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू। समझम भाई साहब, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना भाई। ठीक है, यहां पे कितना होगा, बोलो 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 भाई साहब, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू प्लस प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस टू ए वन ए टू। अभी यहाँ पे भाई साहब ए वन स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर, ए टू स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4a1a2। समझम भाई साहब, ठीक है, 4a1a2। इधर कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, यहाँ पे आपका a1, ये कैंसल हम, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 2a1 स्क्वायर प्लस a2 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 2, दैट इज 2a1a2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अभी हम जबरदस्ती भाई साहब दोनों को k से मल्टीप्लाई कर दें भाई साहब, ऊपर नीचे भाई साहब k से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, बोलो 2ka1a2 अपॉन 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 ka1 का स्क्वायर प्लस ka2 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे देखो a1 a2 कब हो जाएगा, a1 a2 भाई साहब अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे ka1 a2 है, ये भी अभी सोच रहा है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना आया भाई साहब, देखो यहाँ पे कितना आया, 2a1 a2 आया भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, a1 प्लस a2, ka1 का स्क्वायर प्लस ka2 का स्क्वायर, ठीक है। तुमने भाई साहब यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है, किसको, a1 a2 को। अगर तुमने समझ लो उसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू ka1 a2 इसका भाई साहब स्क्वायर, और ये अंडर रूट अपॉन ये कितना हो गया, ka1 का स्क्वायर प्लस ka2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो, k स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर मतलब i1 इंटू i2। क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ओके पीपल, वी विल सी व्हाट इज फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है। फ्रिंज विजिबिलिटी आपको भाई साहब यहां पे क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विजिबिलिटी इज गिवन एज v इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, एंड दिस विल बी इक्वल टू, पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक है, ओके। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और इनका जहां पे भी सुपरपोजिशन हो रहा है, लेट्स से एक का एम्पलीट्यूड है a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2, तो एक की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, i1 इज इक्वल टू ka1 का स्क्वायर, दूसरे की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बोलो, ka2 का स्क्वायर,
क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। ओके, जब ये सेम फेज में सुपरपोज कर रहे हैं तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, आई मैक्सिमम की वैल्यू होगी जब इनके आई मैक्सिमम का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, जब सुपरपोज कर रहे हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है कि नहीं, ठीक है। जब आपका बोल रहे कंस्ट्रक्टिव फेज है तो मतलब एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2, तो a मैक्स हो जाएगा कितना, a1 प्लस a2, है ना। तो I मैक्स का एम्पलीट्यूड कितना होगा, a मैक्स, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, I मैक्स विल बी इक्वल टू k इंटू a मैक्स का स्क्वायर, है ना भाई साहब, a मैक्स का स्क्वायर। तो I मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी k इंटू a1 प्लस a2 का भाई साहब स्क्वायर, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, क्योंकि a मैक्स की वैल्यू कितनी आई है, a1 प्लस a2। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आपका I हो जाएगा मिनिमम, I हो जाएगा मिनिमम, और मिनिमम कंडीशन में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम विल बी इक्वल टू a1 माइनस a2, है ना। तो आपका I मिनिमम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू k, I मिनिमम विल बी इक्वल टू k इंटू a1 माइनस a2 का भाई साहब स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, I मिनिमम। ओके, अभी देखो I मैक्स माइनस I मिनिमम कर लो, तो यहां पे I मैक्स की वैल्यू क्या डालेंगे हम, k a1 प्लस a2 का स्क्वायर माइनस k मिनिमम दैट इज a1 माइनस a2 का भाई साहब स्क्वायर अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा k मैक्सिमम मतलब k a1 प्लस a2 का भाई साहब स्क्वायर प्लस k मिनिमम k a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम k को दोनों ऊपर नीचे कॉमन निकाल लेते हैं, काटते नहीं है, लेट इट बी, ठीक है, इसको बाद में यूज कर लेंगे। यहां पे कितना आ जाएगा देखो, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, भाई साहब देखो कितना आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मैं इससे क्या माइनस कर रहा हूं, a माइनस बी को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भाई साहब माइनस करेंगे, ये माइनस और ये हो गया आपका प्लस, कैंसिल कितना आ गया, ये 4ab, ठीक है, तो ये आ गया 4a1 a2 आ जाएगा भाई साहब, 4ab मतलब 4a1 a2, ओके। ये हो गया आपके न्यूमरेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर का पार्ट क्या हो जाएगा देखो, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, किसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया भाई साहब कैंसिलम 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, 2a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, 2 जा 4 हो गया भाई साहब ये, ठीक है। सो दिस वन विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू k 2k a1 a2 अपॉन k a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, क्लियर है भाई साहब, क्लियर, ओके। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, देखो 2 अंडर रूट मैंने लिख दिया यहां पे, k स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिखूं, इसका अंडर रूट k निकलेगा, a1 स्क्वायर का अंडर रूट a1 निकलेगा, a2 स्क्वायर का अंडर रूट a2 निकलेगा, ठीक है, अपॉन यहां पे कितना है बोलो, k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर, क्लियर है, ओके। अब इसको भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 2, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक k को हमने उठा लिया a1 स्क्वायर के साथ, दूसरे k को हमने उठा लिया भाई साहब a2 स्क्वायर के साथ, यहां पे k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 2 k a1 मतलब कितना हो गया, k a1 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी i1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ i1, एंड k a2 मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i2, k a1 का स्क्वायर हो गया आपका i1, ठीक है, और k a2 का स्क्वायर हो गया आपका i2, ठीक है, सो दिस विल बी v 2 अंडर रूट i1 प्लस i2, v विल बी इक्वल टू, ये होगी आपकी विजिबिलिटी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, 2 अंडर रूट i1, तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, i मैक्सिमम माइनस i मिनिमम अपॉन i maximum plus i minimum, which can be derived as 2 under root i1 i2 upon i1 plus i2, clear है, is this derivation clear people, okay।
ठीक है, ओके। सो आपका सो विथ हाफ ऑफ विजिबिलिटी इफ आई मिनिमम आपका अगर जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर भाई साहब आपका आई मिनिमम क्या हो जाता है, जीरो, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, आई मैक्सिमम माइनस जीरो अपॉन आई मैक्सिमम प्लस जीरो, कितना आ जाएगा, +1, ठीक है। V is equal to 1. In this state, the fringe visibility will be maximum. That is the best. If I maximum is equal to 0, अगर भाई साहब ये 0 हो गया, मतलब I upon 0 plus I, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, -1, ठीक है। With half of visibility, knowledge about coherence, fringe contrast and interference pattern will be visible, ठीक है। अगर भाई साहब half of visibility है, knowledge about coherence, फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी विजिबल, ये सब आपके भाई साहब विजिबल हो जाएंगे, क्लियर है। हाफ ऑफ विजिबिलिटी, नॉलेज अबाउट कोहेरेंस, फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी विजिबल। आई मैक्स इज इक्वल टू आई मिनिमम, अगर आई मैक्स और आई मिनिमम दोनों बराबर हो जाते हैं तो भाई साहब ये वाला पार्ट ही आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। विजिबिलिटी इज इक्वल टू 0, इन दिस कंडीशन इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी विजिबल, ठीक है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न की विजिबिलिटी के लिए क्या जरूरी है भाई साहब, ठीक है। अगर आई मिनिमम आपका 0 है इन दिस स्टेट, मतलब आई मिनिमम 0 कब होगा, आई मिनिमम 0 कब होगा, आई सदा आई मिनिमम 0 कब होगा, नहीं उतने लंबे पे मत जाओ, आई मिनिमम 0 कब होगा, आई मिनिमम क्या होता है, a1 माइनस a2, अगर मैं बोल रहा हूं a1 माइनस a2 0 है तो इसका मतलब a1 और a2 बराबर है, क्लियर है, एम्पलीट्यूड बराबर है। तो आपका आई मिनिमम अगर 0 है देन v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1, क्या हो गया, इन दिस स्टेट द फ्रिंज विल बी मैक्सिमम, फ्रिंज विड्थ आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ विल बी द मैक्सिमम और द बेस्ट, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे आई मैक्स माइनस आई मिनिमम आपका अगर 0 हो जाता है तो आपको फ्रिंज विड्थ मैक्सिमम और द बेस्ट मिल जाएगा। इफ आई मैक्स इज इक्वल टू 0, आपका आई मैक्स ही 0 हो जा रहा है, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका v इज इक्वल टू -1 विद द हाफ ऑफ विजिबिलिटी, नॉलेज अबाउट कोहेरेंस, फ्रिंज कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी विजिबल, ठीक है। मतलब यहां पे कितना होगा, देखो v अगर +1 है और v अगर -1 है तो इसमें फर्क क्या है, एक में प्रॉपर विजिबिलिटी है, ठीक है। प्रॉपर विजिबिलिटी कब हो रही है, जब आपका ये आई मिनिमम 0 हो रहा है, और ये तभी होगा जब a1 इज इक्वल टू a2। इसीलिए देखो आपके कंडीशंस में लिया गया है कि एम्पलीट्यूड्स शुड बी इक्वल, तभी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, तभी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी। और अगर ऐसा होता है कि आई मैक्स आपका 0 हो जाता है, आई मैक्स 0 कब होगा, आई मैक्स 0 कब हो जाएगा, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड देखो दोनों के बराबर हैं लेकिन दोनों आउट ऑफ फेज हैं, आउट ऑफ फेज है मतलब उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस आ रहा है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चल ही रहा है उनका, ठीक है। तो आपका भाई साहब आई मैक्स यहाँ पे 0 हो गया है तो आपकी हाफ विजिबिलिटी होगी, ठीक है। अगर आपका आई मिनिमम 0 आता है, विजिबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब मैक्सिमम विजिबिलिटी होगी इंटरफेरेंस पैटर्न की। अगर आपका आई मैक्स 0 आ रहा है तो आपकी मिनिमम विजिबिलिटी पैटर्न होगी, ठीक है। इफ आई मैक्स और आई मिनिमम बराबर हो जाते हैं देन v इज इक्वल टू 0। इन दिस कंडीशन इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी विजिबल, भाई साहब आपका भाई साहब विजिबल पैटर्न होगा ही नहीं। और आई मैक्स और आई मिनिमम इक्वल कब होंगे भाई साहब, जब a1 प्लस a2, मतलब ये सब गोबर हो गया भाई साहब, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो v विल बी इक्वल टू 0, इन दिस कंडीशन इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी विजिबल, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न भाई साहब विजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, ठीक है, जिस तरह से भाई साहब आप रिजल्टेंट किसी दो वेक्टर्स के फाइंड आउट करते हो वैसा ही यहां पे भी एप्लीकेबल होता है। तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, where phi is the phase difference between the two waves, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, where phi is the phase difference between the two waves। अगर भाई साहब I1 की वैल्यू I2 और इसकी वैल्यू I0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2I0 I प्लस cos phi, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले भी, 2I0 1 प्लस cos phi और 4I0 cos स्क्वायर phi by 2, भाई साहब प्रूव कर चुके हैं इसको। a1 स्क्वायर प्लस a2, I कितना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, where phi is the phase difference, ठीक है। अगर I1 और I2 आपका भाई साहब बराबर है, I1 और I2 बराबर है विच इज इक्वल टू I0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देखो इसको हम लिख सकते हैं I0 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 बराबर है, I1 और I2 बराबर है ना,
और I1 और I2 किसके बराबर है भाई साहब, I नॉट के। तो इसको देख लो भाई साहब, I कितना हो जाएगा, इस I1 की जगह पे I नॉट लिखा, इस I2 की जगह पे I नॉट लिखा, और प्लस 2I1 I2, मतलब ये हो गया 2I नॉट इंटू I नॉट cos फाइव। क्लियर ये लिखोगे ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 2I नॉट प्लस I स्क्वायर होगा, यहाँ पे I स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, I, तो ये हो जाएगा 2I नॉट cos फाइव, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2I नॉट 1 प्लस cos फाइव, 1 प्लस cos फाइव आ गया भाई साहब, ठीक है। 1 प्लस cos फाइव। अभी आप भाई साहब अगर cos 2 थीटा करते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई साहब ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये यहां पे 2 थीटा था तो यहां पे थीटा था ना भाई साहब, यहां पे 2 थीटा था तो इसका आधा थीटा था, यहां पे थीटा होगा तो यहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2 cos स्क्वायर फाइव बाई 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 2I नॉट 1 प्लस cos फाइव, दैट इज 2 cos स्क्वायर फाइव बाई 2। सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 4I नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई 2, ठीक है, 4I नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अगर भाई साहब आपका ऐसा होता है, मतलब दोनों की इंटेंसिटी अगर बराबर होती है तो आपका I1 दैट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू दिस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भाई साहब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है भाई साहब इसमें, एक तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, ठीक है। और आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड में आपको एक्सप्रेस करना है तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक है, 2A1 A2 cos फाइव। तो I को आप इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक अगर आपका I है, ठीक है, ओके। सो यहां पे देखो एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और मिनिमम इंटेंसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 ये आपका एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली द एवरेज इंटेंसिटी। तो I एवरेज विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दैट इज I1 प्लस I2, दैट इज 2I नॉट। अगर आपका I1 और I2 भाई साहब दोनों बराबर हो तो, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई साहब I एवरेज, ये I एवरेज क्या हो जाएगा भाई साहब, I मैक्स प्लस I मिनिमम अपॉन 2, I मैक्स प्लस I मिनिमम अपॉन 2। अभी I एवरेज की वैल्यू ये कैसे आ गई भाई साहब, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बोला। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे I एवरेज जो है, I एवरेज मतलब इंटेंसिटी ऑफ द एवरेज, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम अपॉन 2। अभी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, I, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू K A1 प्लस A2 इसका स्क्वायर, है कि नहीं, यही होगा प्रसादम, ठीक है। K A1 प्लस A2 का स्क्वायर ये मैक्सिमम हो गया, ओके। और यहाँ पे दिस विल बी मिनिमम, मिनिमम का क्या हो जाएगा भाई साहब, मिनिमम का K A1 माइनस A2 का, K A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो I एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, दिस विल बी K A1 प्लस A2 इसका स्क्वायर प्लस K A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो K को कॉमन निकालो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर, कितना आएगा, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, और A माइनस B का होल स्क्वायर आएगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ये कैंसिलम 2A स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो आपका कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है, 2A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये भाई साहब कैंसिलम हो गया, तो कितना आ गया भाई साहब, K A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, तो आपका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है। I एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, K A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, I1 प्लस I2, क्योंकि आपका I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू K A1 का स्क्वायर, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, K
A2 का स्क्वायर, तो K ये है क्या बेसिकली KA1 का स्क्वायर प्लस KA2 का स्क्वायर ही तो है, विच इज बेसिकली व्हाट I1 प्लस I2। और अगर I1 की वैल्यू है भाई साहब I0 और I2 की वैल्यू है I0, तो I0 प्लस I0 दैट विल बी इक्वल टू 2I0। क्लियर क्लियर है भाई साहब। ओके। इफ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ माइका और ग्लास, अगर देखो यहाँ पे मैं इसका कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जस्ट ग्रास्प व्हाटएवर इज बीइंग टॉट एज ऑफ नाउ, ठीक है। कुछ जैसे आपका ये जो थिन फिल्म का इंटरफेरेंस पैटर्न है, कहीं कहीं पे आपके कोर्स में है और कहीं कहीं पे नहीं है, तो जो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है वो आपके सवालों में काम आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रूफ्स हैं जो आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कैसा है, देखो ये एक स्लिट है, ठीक है, दिस इज दीज आर 2 स्लिट्स, और समझो यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है, डार्क या ब्राइट फैन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक में आपने भाई साहब कोई एक थिन फिल्म रख दिया है। अभी ये थिन फिल्म किसी का भी हो सकता है, माइका और ग्लास कोई एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है, इज पुट इन वन ऑफ द paths, ठीक है, is put in the path of one of the slits or waves, then the whole of interference pattern gets shifted towards the slide where the central fringe is shifted by, तो central fringe कितने से शिफ्ट हो जाएगा, d by d mu minus 1 into t। तो ये पूरा जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये कितने से शिफ्ट हो जाएगा, d by d mu minus 1 into t। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, d by d mu minus 1 into t, ये पूरा सेंट्रल फ्रिंज इतने से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो कितने से शिफ्ट हो जाएगा, d by d mu minus 1 into t से ये पूरा ब्राइट फ्रिंज आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बाकी सब भी इतने से शिफ्ट हो जाएंगे, अभी भी फ्रिंज विड्थ उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है अपने पोजीशन से, तो देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां होती थी, यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इट विल शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, इट विल शिफ्ट बाय अ डिस्टेंस ऑफ d by d mu minus 1 into t। The central bright fringe will shift upwards or downwards by a distance of d by d mu minus 1 into t, where d is basically the distance between them, small d is the distance between the slits, mu is the refractive index of the medium and t is basically the thickness of the medium, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको भी याद रखना है। आई विल प्रूव दीज 2 थिंग्स टू यू। एक तो आपका इंटरफेरेंस का जो डिस्टेंस है कैसे आपने निकाला है उसको, d लैम्डा बाई d, और ये वाला दीज 2 आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। आपका भाई साहब जो प्रूफ होगा पहले इसको देख लीजिए। तो आपका अगर हमने यहाँ पे कोई ऐसा चीज रख दिया जो ट्रांसपेरेंट है, सो दिस इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट, इट हैज अ थिकनेस ऑफ t एंड इट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब म्यू है और इसका थिकनेस कितना है, t है। तो आपका ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था ये अभी भाई साहब शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी क्रिएटेड अबव और बिलो एंड दिस विल बी d by d by how much distance will it shift, mu minus 1 into t, where d again is the distance between the screens, d is basically the slit width, mu is the refractive index of the medium which you are keeping here, and t is basically the thickness of the medium। Clear है? Are we clear? Okay. So when one of the slits is closed and width of another is made of the order of lambda, then the diffraction fringes are observed. A soap film, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, we will discuss this later. A soap film or a thin oil spread over water surface when seen in white light appears colored due to interference of reflected by them. Therefore, the effect of path difference is 2 mu cos r minus lambda by 2. तो आपका जो soap film होता है, जैसे आपका साबुन के पानी को आप देखोगे उसमें मतलब इंद्रधनुष कलर दिखता है आपको, ठीक है। और सोप फिल्म और थिन फिल्म ऑफ ऑयल, अगर आपने भाई साहब थोड़े से पानी में 1 ड्रॉप ऑयल फेंक दिया, ठीक है, तो आपको वो कलर दिखता है, ठीक है। थिन फिल्म ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर सरफेस व्हेन सीन इन व्हाइट लाइट अपीयर्स कलर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे भाई साहब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है जिसकी वजह से ये फेड हो रहा है, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा है, ये वाले इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ डिपेंडेंट है YDSE में, ठीक है। When the phase difference between two sources of light is fixed, they are said to be fixed. Phase difference भाई साहब फिक्स हो गया है, between two different sources of light are fixed. Non-coherent, monochromatic, coherent, polychromatic. Two different sources of light है भाई साहब। coherent source कैसे create होता है? coherent source is created by, अरे बोला भाई साहब, frequency same and constant phase difference। तो वही तो कर रहे हैं आप, phase difference between two different sources of light is fixed, मतलब आपने phase difference को क्या कर दिया है, constant। तो what you have made phase difference is constant, तो they are said to be coherent sources। मतलब आपने एक क्वालिफिकेशन तो ले ली ना भाई साहब coherent sources की,
ठीक है, क्लियर है, ओके। For a steady state pattern, the two sources should be big sources, narrow sources, wide sources, none of these. ठीक है, steady state pattern के लिए भाई साहब आपके जो दो sources होंगे, they should be narrow sources. Okay. If the two sources have same amplitude, intensity, then the steady pattern has, चलिए देख लेते हैं भाई साहब, no contrast, low contrast, complex fringes, high contrast. Contrast मतलब क्या होता है? Contrast पहले ये समझ लो. Contrast मतलब प्रॉपर ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, पूरा पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इफ टू सोर्सेज हैव सेम एम्पलीट्यूड, अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगा भाई साहब, आपका A1 माइनस A2 मतलब प्रॉपर आपका क्या क्रिएट होगा, डार्क फ्रिंज क्रिएट होगा, ठीक है। प्रॉपर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी देयर, सेम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, द स्टेडी पैटर्न विल हैव नो कॉन्ट्रास्ट, लो कॉन्ट्रास्ट मतलब जम्बल्ड अप लगेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा कहीं पे डार्क, थोड़ा थोड़ा कहीं पे ब्राइट, ऐसा दिखेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रिंजेस मतलब पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स दिखेगा स्क्रीन, एंड हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब प्रॉपर आपके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में आपको पूरा भेद नजर आएगा, ये ब्राइट तो ब्राइट, ये डार्क तो डार्क, जहां पे डार्क तो पूरा डार्क, जहां पे ब्राइट तो पूरा ब्राइट। तो व्हाट विल बी द केस पीपल, सो इट विल बी हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। प्रॉपर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपके क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और प्रॉपर डार्क फ्रिंजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। देयर विल बी नो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन दैट केस, ओके। फॉर अ स्टेडी स्टेट पैटर्न, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड द स्क्रीन शुड बी, ठीक है। आपके ये सब भाई साहब, तो आपका स्टेडी फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई साहब, आपका फ्रिंज विड्थ, ठीक है, दिस विल बी d लैम्डा बाय d, सो दिस शुड बी एज small as possible, ठीक है। So for a steady state pattern, the distance between, ठीक है, the sources and the screen, the distance between the sources and the screen मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये लार्ज होना चाहिए या स्मॉल, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। So should be sufficiently large, very small, infinite और finite। देखो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट मतलब भाई साहब कहाँ लेकर, फाइनाइट मतलब ठीक है समझ में आता है, लेकिन कितना फाइनाइट, ठीक है। So sufficiently large, देखो अगर हम सही सही दौर पे देखें ना, तो ये जो D है दैट शुड बी लार्जर एनफ देन द स्लिट विड्थ, ये आपका, ठीक है। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन्स है, दिस शुड बी लार्ज एनफ देन द स्लिट विड्थ। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? कावेरी मैडम क्या हो रहा है? सफिशिएंटली लार्ज, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, ठीक है, ओके भाई साहब। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भाई साहब कंस्ट्रक्टिव पैटर्न प्रोड्यूस करता है, और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव पैटर्न। कंस्ट्रक्टिव पैटर्न में क्या प्रोड्यूस होगा भाई साहब, आपके ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे, और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में आपका क्या प्रोड्यूस होगा भाई साहब, आपके डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो आपके कंस्ट्रक्टिव पैटर्न में आपका ब्राइट बैंड प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में आपका डार्क बैंड प्रोड्यूस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, व्हेन लाइट वेव्स हैव क्रेस्ट मीटिंग क्रेस्ट और ट्रफ मीटिंग ट्रफ, द रीजन फॉर्म विल हैव अ ब्राइट रीजन और ब्राइट बैंड। क्रेस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, तो आपका ब्राइट बैंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, ओके। सो इसी को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे ये एक आपका क्रेस्ट, ठीक है, और ये आपका एक भाई साहब दूसरे वाले का क्रेस्ट, ये पहले वाले का क्रेस्ट और इस स्लिट का भाई साहब ये दूसरे वाले का क्रेस्ट, ये दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्राइट, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा, देखो इसका कोई आगे वाले का किसी का आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपका देखोगे ये ब्राइट बैंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो भाई साहब यहाँ पे इसका आ रहा है, ये आपका ट्रफ है, ये आपका ट्रफ है, किसका, पहले वाले का ट्रफ है, और ये वाला भाई साहब पहले वाले का क्रेस्ट है, ठीक है। तो पहले वाले का ट्रफ और क्रेस्ट जहां पे मिल रहा है, वहां पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली प्रोड्यूसिंग व्हाट, ये वाला पॉइंट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक डार्क बैंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारे भाई साहब आपके क्रेस्ट और सारे ट्रफ ऐसे मिलते हुए जा रहे हैं, तो सारे क्रेस्ट और सारे ट्रफ एक साथ मिलते हुए जा रहे हैं, तो दिस डेफिनेटली विल बी द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी द सेंट्रल ब्राइट। ये आपका हो गया फर्स्ट ब्राइट बैंड, और इनको जोड़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डार्क बैंड, ठीक है। क्रेस्ट और ट्रफ के इंटरसेक्शन से आपका डार्क बैंड प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रफ और ट्रफ के इंटरसेक्शन से आपका ब्राइट बैंड, और क्रेस्ट के इंटरसेक्शन पे आपका ब्राइट बैंड। क्लियर है? तो इस तरह से आपके स्क्रीन में ब्राइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न क्रिएट होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो व्हेन लाइट वेव्स हैव क्रेस्ट मीटिंग क्रेस्ट और ट्रफ मीटिंग ट्रफ, द रीजन फॉर्म विल बी अ ब्राइट रीजन और अ ब्राइट बैंड। ये आपका भाई साहब एक ब्राइट बैंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड द सेम वे अ पैटर्न इन विच ऑल ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है।
तो जिस पैटर्न में आपको सब ब्राइट बैंड्स मिलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। अ पैटर्न इन विच ऑल ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन लाइट वेव्स हैव क्रेस्ट, क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, व्हेन लाइट वेव्स हैव क्रेस्ट मीटिंग ट्रफ और ट्रफ मीटिंग क्रेस्ट, द रीजन फॉर्म विल बी अ डार्क रीजन और अ डार्क बैंड। ठीक है, ओके, डार्क रीजन और डार्क बैंड। तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है, ये पहले वाले का भाई साहब ट्रफ हो गया, ये पहले वाले का क्रेस्ट हो गया। ठीक है, ये भाई साहब पहले वाले का ट्रफ हो गया और ये दूसरे वाले का क्रेस्ट हो गया। तो इस तरह से मिलते मिलते आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई साहब, डार्क बैंड। ठीक है, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट, ये अगर मिलेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई साहब, डार्क बैंड्स। ठीक है, दीज विल बी बेसिकली प्रोड्यूसिंग डार्क बैंड्स। व्हेन लाइट वेव्स हैव क्रेस्ट मीटिंग ट्रफ और ट्रफ मीटिंग क्रेस्ट, the region formed will be a dark region or a dark band. A pattern in which all dark bands are formed is called as a destructive interference pattern. ठीक है, तो ऐसे डार्क बैंड्स का जो पैटर्न बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, conditions for constructive and destructive interference pattern. Constructive interference pattern, brightness. For a bright band, a crest of one wave should meet the crest of another wave और ट्रफ ऑफ वन वेव शुड मीट द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मिलना चाहिए या एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ मिलना चाहिए, तभी आपका ब्राइट बैंड क्रिएट होगा सिंपल कंडीशंस में। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है भाई साहब, फेज डिफरेंस। इन दोनों में भाई साहब फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो पाथ डिफरेंस भाई साहब कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, फेज डिफरेंस अगर भाई साहब जीरो है, किसके लिए, सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए। सेंट्रल ब्राइट बैंड में कैसा हो रहा है, देखो यहां पे एक स्लिट, यहां पे एक स्लिट। ठीक है, यहां पे भाई साहब आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड क्रिएट हो रहा है, इधर से पाथ और इधर से पाथ ये गया। ठीक है, इस स्लिट से लाइट इतना पाथ ट्रैवल कर गया, इस स्लिट से लाइट इतना पाथ ट्रैवल करके गया, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस होगा क्या, विल देयर बी अ पाथ डिफरेंस, नो। ठीक है, ये इक्वल पाथ है ना भाई साहब, दोनों से भी इक्वल पाथ है, तो इसीलिए पाथ डिफरेंस दोनों का क्या हो जाएगा, कहां पे, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट पे। ठीक है, आपका भाई साहब पाथ डिफरेंस हो गया जीरो। और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का भाई साहब फेज डिफरेंस सेम ही होगा, मतलब दोनों विल बी रीचिंग फ्रॉम बोथ द स्लिट्स, बोथ द वेव्स विल बी रीचिंग एट द सेम फेज आउट दिस पॉइंट। ठीक है, दोनों भी सेम फेज पे पहुंचेंगे। यहां पे भाई साहब सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रहे हैं, यहां पे भी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रहे हैं, दोनों भी भाई साहब सेम फेज पे पहुंचेंगे। मतलब कैसा है, अगर दोनों क्रेस्ट में पहुंचे तो दोनों क्रेस्ट में पहुंचेंगे, दोनों ट्रफ में पहुंचेंगे तो दोनों ट्रफ में पहुंचेंगे। कहां पे, इस पॉइंट पे। सो दिस विल फॉरएवर बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, क्लियर है। तो पाथ डिफरेंस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस आपका जीरो है तो फेज डिफरेंस आपका क्या है भाई साहब, जीरो। किसके लिए, सेंट्रल ब्राइट के लिए। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड। अगर आपका भाई साहब फर्स्ट ब्राइट बैंड, मतलब आपका फेज डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा का हो गया। ठीक है, अभी आप देखो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा का, मतलब देखो समझो ये वेव, एक वेव आया, ये एक लैम्डा हो गया, अभी दूसरे वेव ने भाई साहब यहां से चालू किया। ठीक है, जब तक ये भाई साहब ये वाला वेव यहां तक आ गया है तब तक ये वाला वेव यहां पे आया है, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब डिफरेंस कितने का हो गया, लैम्डा का हो गया। द डिफरेंस बिटवीन देम इज लैम्डा। और अगर आप देखोगे लैम्डा मतलब कितना होता है, देखो ये जीरो, ये आपका पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये फाइनली 2 पाई। तो लैम्डा मतलब हो गया आपके फेज डिफरेंस में 2 पाई का डिफरेंस। ठीक है, अगेन दिस वुड गिव यू द फर्स्ट ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड ईदर साइड में। ठीक है, ध्यान दो यहां पे, देखो ये आपका सेंट्रल ब्राइट है, इधर भी एक फर्स्ट ब्राइट बैंड आएगा भाई साहब और इधर भी आपका एक फर्स्ट ब्राइट बैंड आएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में, सेंट्रल ब्राइट में आपका क्या होगा भाई साहब, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट पे आपका फेज डिफरेंस आपका जीरो और पाथ डिफरेंस भी आपका भाई साहब जीरो। ठीक है, पाथ डिफरेंस भी आपका जीरो। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 पाई, और भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा। इधर भी कितना होगा, 2 पाई और लैम्डा, सेम 2 पाई एंड लैम्डा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। इसके बाद भाई साहब क्या आएगा, बोलो ना बोलो, अरे बोलो भाई साहब। सेकेंड ब्राइट के लिए भाई साहब क्या हो जाएगा, 4 पाई, 6 पाई और कॉन्सिक्वेंटली ये हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी हमारे दो वेव्स में फेज डिफरेंस होता है 2 एंड पाई, तो हमको क्या मिलेगा भाई साहब, ब्राइट बैंड मिलेगा, है ना भाई साहब, ब्राइट बैंड मिलेगा। या आपका पाथ डिफरेंस कितना हो, पाथ डिफरेंस कितना हो, बोलो ना बोलो भाई साहब, एन लैम्डा, एन लैम्डा। ठीक है,
क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो अगर दोनों वेव्स में से आपका फेज डिफरेंस है 2 and पाई, वेयर n कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 2 3 एनी वैल्यूज, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ब्राइट बैंड्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर आपका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है n लैम्डा, तो भी आपके ब्राइट बैंड्स प्रोड्यूस होंगे। सो ब्राइट बैंड के लिए भाई साहब कंडीशन क्या हो गई, फेज डिफरेंस होगा 2 n पाई और पाथ डिफरेंस होगा कितना भाई साहब, n लैम्डा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है। ओके ओके। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर अ डार्क बैंड क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड मीट द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। मतलब कैसा है, देखो एक वेव ऐसे आ रहा है, देखो ठीक है, तो दूसरा वेव कैसे आएगा भाई साहब, ऐसे ऐसे आ रहा है भाई साहब, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, एक वेव भाई साहब ऐसे है, ठीक है, अगर दूसरा वाला वेव ऐसे जा रहा है तो मतलब उसने स्टार्ट कब किया रहेगा, जब ये यहां पे आया रहेगा तब इसने स्टार्ट किया रहेगा ना भाई साहब, जब ये यहां तक पहुंचा रहेगा तब इसने स्टार्ट किया रहेगा, है ना। तो जब ये यहां तक पहुंचा तब ये भाई साहब यहां तक पहुंच गया, है ना, जब ये यहां तक पहुंचा तब ये भाई साहब यहां तक पहुंच गया। तो इस तरह से आपका फेज डिफरेंस आएगा, मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस फॉर अ डार्क बैंड, अ क्रेस्ट ऑफ वन शुड मीट विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। तो फेज डिफरेंस आपका कितना आएगा भाई साहब, पाई। क्लियर है, देखो ना पाई आएगा ना, देखो यहां पे ये ऐसे आया, ठीक है, ये ऐसे आया, ये आपका ऐसे जा रहा है, तो देखो ये वाला कितना है, पाई बाई 2, और ये वाला कितना है, पाई बाई 2, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, पाई का डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा है, द क्रेस्ट ऑफ वन इज बेसिकली मर्जिंग विद द ट्रफ ऑफ अनदर, सो दिस विल बी व्हाट, फेज डिफरेंस इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एज पाई। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो ये आपका फेज डिफरेंस कितना क्लियर हो रहा है भाई साहब, पाई। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनको बोल दो ना भाई, पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा भाई साहब, फॉर अ डार्क बैंड अ क्रेस्ट ऑफ वन वेव शुड मीट द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। ये भाई साहब हो गया क्रेस्ट और ये हो गया आपका ट्रफ, कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है इधर, और इधर कितने का, पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई का डिफरेंस हो गया फेज डिफरेंस। ओके, आपने देखा भाई साहब जब एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली वन वेवलेंथ, तो ये कितना हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज हाउ मच, अरे लैम्डा हुआ ये, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब लैम्डा हुआ मतलब कितना हुआ, 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू मतलब लैम्डा है कि नहीं। अगर आपका फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस कितने का हो रहा है, लैम्डा का हो रहा है, ठीक है। 2 पाई इज जनरेटिंग, तो अगर आपका मैं यहां पे बोल रहा हूं फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का, तो भाई साहब पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट डार्क बैंड जो प्रोड्यूस होगा, अभी देखो यहां पे ना इंटरफेरेंस पैटर्न में आपका यहां पे सेंट्रल ब्राइट है, ये हो गया आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये आपका फर्स्ट, आपका दिस इज डार्क बैंड, ये हो गया आपका फर्स्ट डार्क बैंड, यहां पे हो गया आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड, और यहां पे हो गया आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड। क्लियर है, ओके। तो फेज डिफरेंस आपका फर्स्ट ब्राइट बैंड में कितना हो गया, पाई, और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, लैम्डा बाय 2, ठीक है, लैम्डा बाय 2। ओके, देखो इसको सिंपल ऐसे तरीके से याद रखो, 2 पाई मतलब एक वेवलेंथ हो गया, 2 पाई मतलब एक वेवलेंथ, तो अगर आपका फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, लैम्डा का हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अगर भाई साहब आपका फेज डिफरेंस पाई का है तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा सिंपल लैम्डा बाय 2 का। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आपका हो गया, तो दिस विल बी लैम्डा बाय 2, 3 पाई है तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 पाई लैम्डा बाय 2, ये हो गया 3 लैम्डा बाय 2, 3 पाई मतलब कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आपका 3 पाई का फेज डिफरेंस हो गया, 3 पाई का फेज डिफरेंस। तो इस तरह से अगर हम सारे फेज डिफरेंसेस को देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका, देखो 2n + 1 पाई, ऐसा लिख सकते हैं आप। देखो ये बुक्स में आपका 2n + 1 भी दिया रहेगा या 2n - 1 भी दिया रहेगा, दोनों भी एक ही है आपका भाई साहब। इवन मल्टीपल ऑफ क्या है, सॉरी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई है, ठीक है। सो 2n + 1 पाई या 2n - 1 पाई दोनों भी दिया रह सकता है, डिपेंड करता है कि आप n की पहली वैल्यू क्या ले रहे हैं। अगर आपकी n की वैल्यू, अगर देखो आपका ऐसा दिया हुआ है 2n + 1 पाई, तो आपने n की वैल्यू पहली क्या लेनी है, n की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2n - 1 पाई है तो n की वैल्यू आप क्या लेंगे भाई साहब, 1, ठीक है, यू विल हैव टू स्टार्ट विद 1। क्लियर है, माइनस नहीं हो सकता ना, ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली
फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पीपल, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर क्लियर क्लियर। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस विल बी एन लैम्डा बाई 2 की, यहां पे क्या है देखो लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, इसके बाद क्या मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2, तो एन लैम्डा बाई 2 होगा नहीं। तुमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, इवन की ऑड मिल रहा है, सो यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट, पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, या आप 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ वेज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखो अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अरे बाबा ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बताइए भाई साहब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस विल बी 2n पाई। ठीक है, यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, या आप 2n माइनस 1 पाई भी लिख सकते हैं, बेसिकली एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है? ओके, अगर मुझे यहाँ पे पाथ डिफरेंस चाहिए, बोले कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी, एन लैम्डा, दिस विल बी एन लैम्डा। ठीक है, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, आज ही बोलेंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, पाथ डिफरेंस आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। देखो देखो यहां पे आपका ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस भाई साहब कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू पाई। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो दिस विल बेसिकली जनरेट एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखो ना, पाई अगर होता है तो आपका ये कितना होगा, लैम्डा बाई 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे पाई होता है तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये दिस विल बी लैम्डा ना, दिस विल बी लैम्डा। ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा या 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, तो आपका यहाँ पे पाई लैम्डा बाई 2, 3 पाई 3 लैम्डा बाई 2, 5 पाई 5 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो, 2m माइनस 1 पाई एंड 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, क्लियर है? A point on steady state pattern has a phase difference of 5 pi. Steady state pattern में आपका phase difference कितना है, 5 pi है। Odd multiple या even multiple? Odd multiple. Odd multiple किसमें होता है, destructive या constructive? Destructive में। ओके, तो आपका यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप भाई साहब, थर्ड डार्क बैंड। कैसे भाई साहब, हाउ इज ए थर्ड डार्क बैंड? फर्स्ट डार्क बैंड में कितना होगा बोलो, फर्स्ट डार्क बैंड में कितना हो जाएगा 2, फर्स्ट डार्क बैंड बोलो 2n प्लस 1 स्टेडी स्टेट पैटर्न एज अ फेज डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट डार्क बैंड का हम फेज डिफरेंस निकाल ले, कितना, इनटू पाई, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लोगे भाई साहब, पहला 0, जब n प्लस 1 ले रहे हो, ध्यान दो, अगर तुम यहाँ पे बड़ी हंसी आ रही है तुमको, 2n माइनस 1 ये पाई लोगे जब n की वैल्यू क्या ले रहे हो भाई साहब 1। क्लियर है? n की वैल्यू जब 0 लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई। n की वैल्यू जब 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो कितनी होगी 2n माइनस 1 इंटू पाई। क्लियर है? ओके, तो 2n प्लस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 0। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। n की वैल्यू अगर भाई साहब आपकी 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस इज 5 पाई, है ना। तो पहले वाले के लिए इट इज अ ओके, तो आपका n इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डार्क बैंड, है ना। ओके, n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 पाई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड डार्क बैंड, n इज इक्वल टू 2, दिस विल बी हाउ मच, 2 टू 4 5 पाई। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब 5 पाई, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड डार्क बैंड, so this will be third dark band. clear हम okay. फेज डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे 2m माइनस 1 ले लिया है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम, 2m प्लस 1 भी ले सकते हैं, 2m माइनस 1 भी ले सकते हैं। अगर आप 2n माइनस 1 ले रहे हैं तो आपका n का पहला वैल्यू क्या होगा भाई साहब 1, और अगर 2n प्लस 1 ले रहे हैं तो n का पहला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब 0। ठीक है, क्लियर, ओके। तो आपका भाई साहब 2m माइनस 1 पाई है, तो फेज डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 5 पाई।
2m माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 5 पाई, पाई पाई कैंसिल भाई साहब, ठीक है। तो 2m इज इक्वल टू 5 प्लस 1, m इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब 3rd, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले ही आपको देख लेना है यहाँ पे, क्योंकि 5 पाई है, सो दिस हैज टू बी अ डार्क बैंड, ठीक है। ये डार्क बैंड ही होगा क्योंकि ये आपका क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये डार्क बैंड ही होगा। कौन सा डार्क बैंड होगा, 2m माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 5 पाई, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। तो आपका m इज इक्वल टू 6/2, तो m की वैल्यू हो गई 3, तो आपका डार्क बैंड कौन सा हो गया, 3rd डार्क बैंड, 3rd डार्क बैंड। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। द पाथ डिफरेंस ऑफ अ 10th डार्क बैंड, अच्छा ठीक है, चलिए भाई साहब, पाथ डिफरेंस ऑफ अ 10th डार्क बैंड कितना हो जाएगा भाई साहब, 10th डार्क बैंड, ठीक है। तो 2 इंटू भाई साहब यहां पे क्या करेंगे, 10 माइनस 1, ये हो जाएगा कितना आपका पाई, ये हो गया आपका क्या, ठीक है। हाँ, सो 2 10 20 माइनस ये हो गया कितना 19 पाई बाई 19 पाई हो गया इसका फेज डिफरेंस ना। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो, 19 पाई, सॉरी 19 लैम्डा बाई 2 है ना, 19 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अगर भाई साहब आपका 2m माइनस 1 पाई होता है फेज डिफरेंस फॉर डार्क बैंड, तो आपका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2m भाई 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहां पे आपका भाई साहब कितना हो रहा है, 10th डार्क बैंड है तो कितना हो जाएगा 19 लैम्डा बाई 2। क्लियर क्लियर क्लियर। अगर आपको यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा होता तो कितना होता था, 19 लैम्डा होता था, क्योंकि पाथ डिफरेंस पूछा है तो दिस विल बी, सॉरी 19 पाई होता था, फेज डिफरेंस पूछा है तो 19 लैम्डा बाई 2 हो गया, ठीक है। ओके, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो 20 माइनस 1, दिस विल बी पाथ डिफरेंस फॉर अ डार्क बैंड, ठीक है, फॉर अ डार्क बैंड। ब्राइट बैंड का कितना होता है, 2n लैम्डा, है ना भाई साहब, 2n लैम्डा होगा। पाथ डिफरेंस पूछ रहा हूं, ठीक है, पाथ डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस होगा सो दैट विल बी 2n पाई होगा, ठीक है, सॉरी, और ये होगा n लैम्डा, दिस विल बी n लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट इज 20 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 दैट इज 19 लैम्डा बाई 2। लेकिन 2m प्लस 1 कब आएगा, 2m प्लस 1, देखो कंफ्यूज मत हो, 2m माइनस 1 है और 2m प्लस 1 है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 है, और यहां पे भी भाई साहब आपका क्या है, लैम्डा बाई 2 है। अगर तुमने m की वैल्यू यहां पे स्टार्टिंग में तुमको क्या लेनी है, m की वैल्यू यहां पे क्या लोगे भाई साहब, 1, m की वैल्यू तुम m हो n हो जो भी है, m की वैल्यू तुम्हारी 1 होगी। यहां पे भाई साहब स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू तुम 0 ले रहे हो, ठीक है। चलो अभी काउंट कर लो भाई साहब, तुमको जाना है कहां तक भाई साहब, 10, ठीक है। तो 0 तो तुम काउंट करोगे नहीं, क्योंकि 0 में तुम्हारा क्या होगा, डार्क बैंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, 0 डार्क बैंड नहीं होता है, 0 सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है। तो फर्स्ट डार्क बैंड के लिए तुमको m की वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब अगर 1 लोगे सो दिस विल बी 2 इंटू 1, ये होगा ही नहीं, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 2 इंटू एम, आपका m का वैल्यू आपको झक मार के 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका 10 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 माइनस 1 दैट इज लैम्डा बाई 2, क्लियर है। क्योंकि आपका जो m का वैल्यू है वो अगर 1 लोगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये होगा कितना, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। और यहाँ पे अगर भाई साहब 0 ले रहे हो तो यहाँ पे आपका 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप डार्क बैंड की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, एक 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मैथ्स वालों का क्लास है ना।